नमस्कार। लोक संदेश प्रायोजित स्पॉटलाइट कार्यक्रम में मैं डॉक्टर राकेश तिवारी आपका स्वागत करता हूं। स्पॉटलाइट कार्यक्रम समाज के उन व्यक्तित्व से आपको रूबरू कराने का है जिनके कार्य समाज के लिए एक प्रेरणा का कार्य करते हैं। अविरल बिछिया निर्मल बिछिया अभियान, जो कि रीवा के चर्चित अभियानों में से एक है, नदी पुनर्जीवन के लिए समाज द्वारा लगातार 100 से अधिक दिनों तक चलाए गए इस अभियान ने बड़ी ख्याति अर्जित की। वही कई हजार स्वयं साधकों के प्रयास ने बिछिया नदी को नवजीवन देकर निर्मल एवं स्वच्छ स्वरूप प्रदान किया। निष्काम साधक अपनी साधना में व्यस्त रहे और समय का पहिया आगे बढ़ता रहा। कोरोना जैसी महामारी ने संपूर्ण विश्व सहित रीवा शहर को भी प्रभावित किया। स्थानीय प्रशासन के लिए प्रवासी मजदूरों की आवासीय एवं भोजन व्यवस्था एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आई और ठीक निर्मल बिछिया अविरल बिछिया अभियान की तरह ही रीवा के समाज सेवियों की टीम ने इस कड़ी चुनौती का डटकर सामना करते हुए पूरी व्यवस्था को व्यवस्थित कर उसके अंजाम तक पहुंचाया। दोनों ही घटनाओं में एक नेतृत्वकर्ता, जिसे सहज ही चुनौतियों को स्वीकार करने की आदत है, अपने लक्ष्यों के अनुरूप जन अभियान परिषद एवं नगर के समाज सेवियों को लेकर जिसने एक कुशल नेतृत्वकर्ता के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई, वो है अमिताभ श्रीवास्तव। अमिताभ पिछले 12 वर्षों से जन अभियान परिषद के संभाग समन्वयक के रूप में ग्रामों में युवाओं के बीच सामुदायिक नेतृत्वकर्ता तैयार करने के लिए प्रगतिशील है। बुंदेलखंड की धार्मिक नगरी पन्ना हीरे की खदान के लिए प्रसिद्ध है। वहीं पन्ना नगरी को एक हीरा शिक्षक द्वय कृष्ण कुमार श्रीवास्तव एवं शक्ति श्रीवास्तव को वर्ष 1971 में फरवरी की 3 तारीख को अमिताभ के रूप में प्राप्त हुआ। अमिताभ 3 भाई बहनों के बीच सबसे बड़े होने के कारण बचपन से ही उत्तरदायित्व को आगे बढ़कर ग्रहण करने के आदी है। स्नातक की पढ़ाई खत्म होते ही अमिताभ 1997 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़कर राम जन्मभूमि आंदोलन में भाग लिया और कई वर्षों तक प्रचारक के रूप में कार्य करते हुए विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते रहे। 2004 में घर वापसी कर टीकमगढ़ की एक गुणवती कन्या शकुंतला से विवाह किया। आज शकुंतला अपने 2 बच्चों सहित अमिताभ की जीवन संगिनी बनकर उज्जैन, भोपाल और अब रीवा नगर में उनके सभी स्वयं सेविता के कार्यों में अनुगामी है। आज हमारे बीच ऐसे ही एक स्पॉटलाइट अतिथि मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के अमिताभ श्रीवास्तव जी हैं। तो आइए स्वागत करते हैं अमिताभ श्रीवास्तव जी का। सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया है। पिछले 23 वर्षों से अमिताभ जी समाज सेवा के कार्य में सक्रिय हैं। रीवा में उन्होंने अविरल बिछिया निर्मल बिछिया अभियान चलाकर जल संवर्धन के क्षेत्र में एक बड़ा ही प्रशंसनीय कार्य किया है और इस प्रशंसनीय कार्य से उन्होंने समाज में काफी लोकप्रियता अर्जित की है। तो अमिताभ जी, कैसा लगता है लोकप्रिय होना? कार्य लोकप्रिय होना चाहिए जी। व्यक्ति हो या ना हो, और कार्य से ही व्यक्ति लोकप्रिय होता है। बिना कार्य किए तो कोई लोकप्रिय होगा नहीं। लेकिन उस व्यक्ति का लक्ष्य लोकप्रियता नहीं है। लोकप्रियता महत्वपूर्ण नहीं है। आप कितना काम कर पाए ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपसे बहुत ज्यादा लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपसे बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, हमसे भी अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उनको कोई नहीं जानता है। इसलिए लोकप्रियता आपका मापदंड नहीं है, आपके काम का स्केल कितना ऊपर गया ये ज्यादा बड़ा मापदंड है। आप समाज सेवा क्षेत्र में कई आयामों पे कार्य कर चुके हैं। आपने नशा मुक्ति पे भी काम किया है, जल संवर्धन के क्षेत्र में भी काम किया है और जिस विभाग से आप संबंधित हैं वह सेवा क्षेत्र के लिए ही बना हुआ है। तो आपने समाज सेवा को एक प्रोफेशन के रूप में क्यों चुना?
बचपन में जब मेरी आंख खुली और सबसे पहले हमने जिनको देखा वो हमारे नाना जी स्वर्गीय स्वामी सच्चिदानंद जी थे, जो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था। बड़ी दिव्य मूर्ति थी, संत वेश में रहते थे। उनके साथ रहने का मुझे काफी अवसर मिला बचपन में। वो एक बड़ा, उनके जीवन का गहरा प्रभाव मेरे जीवन पर पड़ा। जब घर में देखते हैं तो सबसे पहले हमारे घर में केवल एक ही चित्र था और वो स्वामी विवेकानंद का चित्र था, शिकागो का। और बचपन में सोचता था कि ये कौन है। उस चित्र का बहुत प्रभाव मेरे जीवन पर पड़ा, स्वामी विवेकानंद के जीवन का, माता पिता का संस्कार, उनकी शिक्षा, सरस्वती शिशु मंदिर में शिक्षा हुई, महापुरुषों के जीवन का पाठ रोज होता है, रोज उनकी कहानियां सुनाई जाती हैं, उनका एक अलग अपने जीवन पर अमिट प्रभाव होता है। सारी चीजें मिलकर व्यक्ति समुच्चय है समाज के प्रयत्नों का। तो ये सारे लोग मिलकर हमारी दिशा तय करते हैं और इन सब के प्रयत्नों का प्रभाव जीवन पर है। अमिताभ जी, जब आप समाज सेवा के लिए कोई लक्ष्य लेते हैं और जब कोई लक्ष्य को कार्य रूप में निरूपित करते हैं तो दिन प्रतिदिन कार्य करने के लिए स्वयं से क्या अपेक्षा रखते हैं और उसको कैसे दिन प्रतिदिन निखारने के लिए प्रेरित होते हैं? कुल मिला के आपकी स्वयं स्फूर्ति क्या है? भारतीय सेना का आदर्श है कि जनरल आगे रहता है, सैनिक पीछे रहता है। मैं भी कोशिश करता हूं काम करते समय कि मैं आगे चलूं और मैं स्वयं उस काम को करूं जिसकी मैं अपेक्षा अपनी टीम से करता हूं। रोज रात में इस बात को सोचता हूं कि क्या आज मैंने दिन भर में कुछ अच्छा काम किया है, कुछ ऐसा काम किया है जिससे प्रकृति को कुछ लाभ हुआ हो या किसी व्यक्ति को ही लाभ हुआ हो। और यदि 24 घंटे के आकलन में छोटा सा भी पल ऐसा नहीं आया जिस पल में मैंने प्रकृति के लिए कुछ किया हो या किसी के भले के लिए कुछ किया हो, तो वो दिन मुझे निरर्थक लगता है। और इसलिए ऐसी तैयारी अपनी करते हैं। और तैयारी का जो दूसरा पार्ट है वो है कि आपके साथ चलने वाले लोग कितने हैं और कैसे हैं, उनका आपस का समन्वय और तालमेल कैसा है। तो जिस विषय पर हम काम करना चाहते हैं उस विषय पर कितने लोगों ने काम किया है, उन सब का अध्ययन करना, उनके कामों का अध्ययन करना और स्थानीय तौर पर कितने लोग ऐसे हैं उनकी खोजबीन करना, उन सबको एक साथ लाना, एक दिशा में चलाने का प्रयास करना, क्योंकि विभिन्न रुचि विभिन्न प्रकृति के लोग रहते हैं और उनमें तालमेल स्थापित करना। अच्छी टीम बन जाती है, उनका मन लग जाता है तो काम अपने आप गति पकड़ लेता है। अमिताभ जी, आपने बताया कि आप अपने कार्य को करने के लिए एक टीम का निर्माण करते हैं और उस टीम को नेतृत्व देने की कार्य करते हैं। एक जिम्मेदारी आपकी परिवार के प्रति भी बनती है कि उस परिवार की टीम को आप नेतृत्व दें। ऐसी स्थिति में आप अपनी समाज सेवा की जो टीम है उसमें और परिवार की जो टीम है उसमें किस तरह से समन्वय स्थापित करते हैं? परिवार आपकी लीड है, आप इसलिए खड़े हैं क्योंकि परिवार आपके साथ खड़ा है जी। तो परिवार को भी हमको उन काम कार्य के उद्देश्यों से परिचित कराना पड़ता है जी। तो आप बाहर क्या कर रहे हैं घर वालों को पता ही नहीं, इसलिए घर वालों को बात समझानी पड़ती है कि मैं क्या काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे समाज और देश का क्या भला होगा। और ना केवल उनको समझाना है बल्कि उनको प्रत्यक्ष अनुभूति भी कराना है और काम का उनको पार्ट भी बनना है, सहभाग भी करना है। इसलिए वो सबको काम में ले जाते हैं। श्रमदान चल रहा है तो चलो भैया तुम थोड़ा श्रमदान आप भी करो। और जब कार्य की प्रत्यक्ष अनुभूति लेते हैं तो फिर वो आपके काम में सहयोगी बन जाते हैं और एक टीम आपके घर के अंदर भी निर्माण हो जाती है जो आपके साथ साथ काम करती है। अमिताभ जी, ये तो आपने समाज की सहभागिता ले ली, आपने अपने परिवार की सहभागिता ले ली,
लेकिन एक आपका मन होता है, और जब आप अपने लक्ष्यों के प्रति देरी होते देखते हैं, या आपको कभी कभी ऐसा निराशा होती होगी कि ये लक्ष्य काफ़ी दूर है, बेकार ही हमने इस लक्ष्य को पाने की चेष्टा की। ऐसी स्थिति में जब मन पूरी तरह से निराश हो जाता हो, तो आप कैसे फिर से अपने आप को रिचार्ज करते होंगे, फिर से आप नए रास्ते खोजते होंगे, और फिर से आप अपने आप को कैसे आगे बढ़ाते होंगे? महापुरुषों का जीवन बहुत प्रेरणा देता है जी। क्योंकि हम किसी महापुरुष के जीवन को देखते हैं तो उसके जीवन में भी ऐसी बाधाएं निर्मित होती हैं, और एक समय ऐसा आता है कि ऐसा लगता है कि शायद मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा। जी। लेकिन उनके जीवनों को अपन देखते हैं, अपने बड़ों से मार्गदर्शन लेते हैं, उसी प्रकार के काम करने वालों से प्रेरणा लेते हैं, और बाधाएं तो आना ही चाहिए। जी। बाधाएं आपका साथ कभी नहीं छोड़ती हैं, और वो आपके मित्र बन जाना चाहिए, उससे प्रेरणा लेना चाहिए, उससे जिद्द बढ़ना चाहिए कि तो करूंगा ही, कैसे रुकावट आ रही है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जिस दिन आपके जीवन में कोई बाधा ना आए, आप मान लेना कि आप गलत मार्ग पे जा रहे हैं। इसलिए उनको अपना मित्र बनाइए, साथी बनाइए, उनके साथ साथ चलना है। दिन है तो रात तो होगी, लेकिन दिन होगा ही होगा, कितनी भी लंबी रात हो। सूर्य निकलेगा, प्रकाश फैलेगा, और उसके साथ फिर चलेंगे हम सब लोग। जी बिल्कुल। जब आप चलने लगते हैं तो आपको अपनी मंजिल मिलने लगती है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से जब आप यकीनी तौर पे ऊंचाइयों की ओर जा रहे होते हैं, तो आपके प्रतिस्पर्धी भी खड़े होते होंगे और आपके विरोधी भी खड़े होते हैं। ऐसी स्थिति में अपने विरोधियों और प्रतिस्पर्धियों के लिए आप क्या नजरिया रखते हैं? कोई विरोधी नहीं है, मैं किसी को विरोधी मानता नहीं हूं, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत कोई विरोधी हो सकता है, अमिताभ श्रीवास्तव का विरोधी हो सकता है, लेकिन मैं जिस विषय के लिए काम कर रहा हूं, मान लीजिए मैं जल के लिए काम कर रहा हूं, पानी के लिए, तो पानी का कोई विरोधी कैसे हो सकता है? ना वो किसी जाति का, धर्म का, भाषा का, यहाँ रहने वाला, शहर में, गांव में, जंगल में, कहीं भी रहने वाला हो, पानी सबको चाहिए, पशु पक्षियों को भी चाहिए, वनस्पतियों को भी चाहिए। तो मुझे लगता है कि पशु पक्षी वनस्पति भी कभी विरोधी नहीं होंगे कि पानी नहीं बचाना है। पानी बचाने के प्रयत्न का वो भी अंतर मन से समर्थन करते हैं। कोई कारण हो सकता है कि वो आपके साथ खड़े होने में संकोच कर रहे हो, आगे आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास रहता है। इसलिए मैं उनको भी सब कामों की जानकारी पर्याप्त देता हूँ कि भाई ऐसा चल रहा है और आपका आशीर्वाद चाहिए इसका, आइए नहीं आइए कोई बात नहीं। तो विश्वास के साथ ही आप अपने प्रतिस्पर्धियों और विरोधियों को संतुष्ट करते हैं, और इसी विश्वास में आपकी टीम में बहुत युवा जुड़े हुए हैं। आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वह आने वाली पीढ़ी को नेतृत्व देने के लिए इस समाज सेवा के कार्य में बने रहे और इस समाज सेवा के कार्य को अपने प्रोफेशन के रूप में चुने? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 23 वर्ष की उम्र में शहीद हो गई। भगत सिंह 26-27 साल की उम्र में शहीद हो गए। खुदीराम बोस 14 वर्ष की उम्र में शहीद हो गए। स्वामी विवेकानंद ने पूरा सारा काम अपना 39 वर्ष तक तो पूरा कर दिया। आदि गुरु शंकराचार्य ने 33 वर्ष में अपना सारा काम कर दिया। आज लाखों लोगों पर शोध कर रहे हैं। 15 वर्ष से 25 वर्ष की जो उम्र है, ये दुनिया के सारे बदलाव का कारण है। दुनिया में जितनी क्रांति हुई है, जितने चेंजेस आए, जितने बदलाव आए, यदि आप ध्यान से देखोगे तो उसमें जो रीढ़ है वो यही युवावस्था में जुड़े हुए लोग हैं। इस उम्र में एक नई ऊर्जा रहती है, नया उत्साह रहता है, कुछ करने का जज्बा रहता है। ऐसा लगता है कि मैं कुछ कर डालूं, और वो स्वयं की पहचान करना चाहता है। और इसलिए उस अवस्था में यदि उसको सही मार्गदर्शन मिल जाए, सही काम करने वाली टीम मिल जाए और थोड़ा सहयोग मिल जाए, तो वो शायद बहुत बड़े बड़े काम कर सकता है। इसलिए मेरा फोकस युवाओं पर रहता है। तो इस तरह हमारे स्पॉटलाइट कार्यक्रम का पहला सेगमेंट समाप्त होता है। स्पॉटलाइट में पुनः एक बार आपका सभी का स्वागत है। अमिताभ जी, ये हमारा दूसरा सेगमेंट है, जवाब चाहिए। इसमें कुछ प्रश्न आपके
व्यक्तिगत जीवन से जुड़े हुए हैं, तो आप तैयार हैं? बिल्कुल। पहला प्रश्न है कि यदि आप समाज सेवी न होते तो क्या होते? क्रिकेटर होता। क्यों? क्योंकि बचपन से क्रिकेट से बहुत लगाव था और खूब क्रिकेट खेला। जैसा समाज सेवा के लिए जुनून है, वैसे क्रिकेट के लिए भी जुनून था। जी जी। लेकिन चूंकि कुछ अच्छी संस्थाओं का साथ मिल गया तो उन्होंने इस तरफ मोड़ दिया। समाज सेवा के क्षेत्र में आपका आदर्श कौन है? स्वामी विवेकानंद। क्यों? क्योंकि स्वामी विवेकानंद को ही मैंने अपने बचपन में आँख खुली तो देखा है, और जब देखा तो उनके बारे में जिज्ञासा हासिल हुई। तो जिज्ञासा होने के कारण से उनके बारे में अध्ययन करने की कोशिश की, और उनके अध्ययन करने के बाद ऐसा लगा कि शायद इस भारत के भविष्य का निर्माण उनके और आदर्शों में निहित है। जीवन का ऐसा कोई कार्य जिसमें आप सबसे ज्यादा संतुष्ट हुए? अविरल विषय निर्मल विषय अभियान। क्यों? क्योंकि जब मैं उसकी ओर देखता हूँ 2015 में, तो वो बिछिया नाला के रूप में जानी जाने लगी थी। सारे लोग उसमें कचरा फेंकते थे। दूसरी तरफ वहीं से रॉ वाटर भी कलेक्ट किया जाता था। तो मुझे लगा कि इस नदी के लिए कुछ करना चाहिए, और आज उसको मैया रूप में। अमिताभ जी, आप एक समाज सेवी होने के साथ साथ एक प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, तो ऐसा जीवन में आपने कोई निर्णय लिया हो अपने कार्यकाल में जिससे आप सबसे ज्यादा असंतुष्ट रहे? कोई निर्णय नहीं। अपने निर्णयों से मैं कभी असंतुष्ट नहीं रहा। क्यों? क्योंकि निर्णय करने के पहले मैं अपने वरिष्ठ लोगों से मार्गदर्शन प्राप्त करता हूँ, सहयोगियों से विचार विमर्श करता हूँ, और फिर निर्णय पर पहुंचता हूँ और उस पर कायम रहता हूँ। अगर भगवान आपको एक वरदान मांगने के लिए कहे तो क्या मांगेंगे? अभी तक तो यही मांगा है कि भारत को पुनः विश्वगुरु के सिंहासन पर आसीन कर दे। अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने जो दिया है वो मुझे लगता है कि मुझे जो मिलना चाहिए उससे ज्यादा दे दिया है। आपको लोग कैसे याद रखें? जैसे आप गिलहरी को याद रखते हैं भगवान राम के सेतु बनाते समय, जी। या एक कहानी हमने पढ़ी कि जंगल में आग लग गई और सारे जानवर उसको बुझाने लगे। चिड़िया भी एक थी छोटी सी, अपनी चोंच में भर के उसको पानी डालती थी। बंदर उसका मजाक उड़ा रहा था, कह रहा था कि आप तुम्हारे इस चोंच के पानी से जंगल की आग थोड़ी बुझेगी। तो चिड़िया बोलती है कि मुझे इसकी परवाह भी नहीं है, मुझे केवल ये इस बात की परवाह है कि जब इस जंगल की आग का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा, तो तुम्हारा नाम मजाक उड़ाने वालों में होगा। मैं भी चाहता हूं मेरा नाम आग बुझाने वालों में हो, आग लगाने वालों में ना हो। एक कल्पना कीजिए कि यदि आपको टाइम मशीन मिल जाए तो आप किस कालखंड में जाना चाहेंगे? मैं चंद्रगुप्त के कालखंड में जाना चाहता। क्यों? क्योंकि वो कालखंड ऐसा था जहां भारत अपने उत्कर्ष के शीर्ष पर था, और वहां से भारत का पतन भी प्रारंभ होता है, क्योंकि वहां पर हमारे देश पर और विदेशी शक्तियों का आक्रमण प्रारंभ होता है। और इसलिए वो जो संधि बेला है उसको मैं देखना चाहता हूं कि उत्कर्ष कितना था, उस उत्कर्ष से नीचे आने के कौन से कारण रहे। इस सेगमेंट में अमिताभ जी ने आपने काफी सटीक जवाब दिए, और इसके साथ ही सेगमेंट हम लोग समाप्त करते हैं। अब हम अगले सेगमेंट की ओर चलेंगे। अगला सेगमेंट हमारा रैपिड फायर राउंड का है। एक बार पुनः हम आपका स्वागत करते हैं स्पॉटलाइट के कार्यक्रम में। यह स्पॉटलाइट का तीसरा सेगमेंट है जिसमें हम अमिताभ जी से ऐसे प्रश्न करेंगे जिनका जवाब उन्हें एक ही शब्द में देना होगा। तो अमिताभ जी, आप इसके लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? देशभक्ति।
आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? दूसरों की पीड़ा। एक चीज जो दुनिया को आप बताना चाहते हैं। सेवा। एक चीज जो दुनिया से आप छुपाना चाहते हैं। भावुक होना। एक आदत जो आप बदलना चाहते हैं। दूसरों पर विश्वास। संतुलित जीवन के लिए क्या आवश्यक है? नियमित दिनचर्या, नियमित व्यायाम। संतुलित जीवन के लिए क्या छोड़ देना चाहिए? ज्यादा सोचना। आपकी नजर में विवाह का मतलब? 1 और 11। आपकी नजर में धर्म का मतलब? धारयति धर्मः। आपकी नजर में प्रतिस्पर्धा मतलब? सबको आगे बढ़ने की चाह। आपकी नजर में पैसा मतलब? सहयोगी। धन्यवाद। तो इस तरह से हमारा रैपिड फायर राउंड समाप्त होता है। ये थे अमिताभ श्रीवास्तव, जिनके कार्यों से हम पहले ही परिचित थे। आज उनके व्यक्तित्व के विषय में भी जाना। इसी तरह से हम अगले एपिसोड में किसी नई शख्सियत के साथ आपके समक्ष स्पॉटलाइट में फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।